साथियों हो जाइए तैयार साइंस के शानदार जानदार क्वेश्चंस के साथ। आज मैं फिर हाजिर हूं आप लोगों के लिए, वो श्रृंखला जो इसमें सारे पीवाई के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि अब आपको साइंस का डर खत्म करना है। साइंस से जुड़े हुए जितने भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं मैं इस सेशन में आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। आज मैं लेकर आ रहा हूं इस सेशन का पार्ट 9। पार्ट 8 हम पढ़ चुके हैं। अगर आप इस पार्ट को पहली बार देख रहे हैं तो आपको सभी को वीडियो सेक्शन में जाकर सभी पार्ट 8 को देख लेना है, ताकि यहाँ के कॉन्सेप्ट आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। दोस्तों आज हमारी बारी है सेट या प्रैक्टिस सेट 9 को कंप्लीट करने की, जिसमें हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस को रखा है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। यह जो सेशन है आप लोगों की सभी रेलवे की अपकमिंग एग्जाम्स, एनटीपीसी, आरपीएफ, ग्रुप डी, एलपी और इन सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट माना जाएगा। तो इसके जितने भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझना है। तो पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए और ये नोट्स आप लोग बनाते चले यहाँ के क्वेश्चंस के। चलिए आज का पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए हम लोग देख लेते हैं। आज का शुरुआत करते हैं हम लोग आज के सेशन की, और आज का जो सेशन है वो शुरू हो रहा है फिजिक्स के एक क्वेश्चन से। पूछा गया है एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर होती है के समानुपाती आप लोगों को बताना है क्या होगा। यहां पूछा गया है कि एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर होती है किसके समानुपाती होती है, आप लोगों को इसका जवाब मुझे देना है। देखिए अगर हम लोग न्यूटन की गति का, यहाँ जो क्वेश्चन है ये न्यूटन की गति के नियम से है। अगर हम लोग यहाँ पर न्यूटन की गति का सेकंड नियम पढ़ ले, दूसरा नियम पढ़ ले, तो दूसरे नियम में आप लोगों ने यहाँ पर पढ़ा होगा कि जो F होता है, लगाया गया बल होता है, वो संवेग में परिवर्तन की दर के क्या होता है, समानुपाती होता है। आप लोगों को यहाँ पर एक बात जानकारी होनी चाहिए कि लगाया गया बल संवेग परिवर्तन की दर के क्या होता है, बराबर होता है या समानुपाती होता है। यहां से हम लोग ये देखते हैं कि जो मोमेंटम होता है, यहां से ये भी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है कि लगाया गया बल संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर। तो यह नियम कौन सा है, न्यूटन की गति का दूसरा नियम है। अब हम लोग जब किसी भी दर को निकालते हैं तो यहां से इसे हम लोग जब एक्सटेंड करेंगे तो ये जो डेल्टा पी है अपॉन हो जाएगा डेल्टा टी, क्योंकि यहाँ पर दर हम लोगों को निकालनी होती है। जो न्यूटन की गति के दूसरे ही नियम से बल और जो समय होता है उसका एक संबंध हम लोगों को समझ में आता है कि जो बल होता है वह समय के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस बात को आप लोगों को यहां से समझ लेना है। दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहीं से आगे चलकर इसका जो मैथमेटिकल फॉर्म आता है F इज इक्वल टू ma, F बराबर ma यानी जो बल लगाया जाता है वह द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तो यह जानकारी आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। तो यहां एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर होती है किसके समानुपाती होती है, तो अप्लाइड फोर्स के यानी कि लागू बल के। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या हो जाने वाला है, सही जवाब आपके लिए हो जाना है। न्यूटन की गति के दूसरे नियम से यह प्रश्न पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। किसी रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन के किस नियम पर आधारित होता है, आपको बताना है कि जो रॉकेट होता है वो न्यूटन की किस गति के सिद्धांत पर काम करता है। कल के सेशन में भी हम लोगों ने इसके क्वेश्चंस को देखा था। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, यानी यहां जो नियम लगेगा वह क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लगता है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लगता है, और क्रिया प्रतिक्रिया का जो नियम है वह न्यूटन की गति के तीसरे नियम से संबंधित होता है, यानी थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। आपको बहुत अच्छे से इस बात को समझना है कि न्यूटन की गति के तीसरे नियम से क्रिया प्रतिक्रिया का नियम संबंधित होता है। तो यहां सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गति का तीसरा नियम। तो गति के तीसरे नियम से रिलेटेड ये चीजें होती है। चलिए तो हम लोगों ने देख लिया रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है। आप लोगों को यहां भी ध्यान रखना है कि जो रॉकेट होता है वह संवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है, मोमेंटम कंजर्वेशन थ्योरी या संवेग संरक्षण सिद्धांत। संवेग संरक्षण का सिद्धांत जो होता है उस पर ये बेस्ड होता है। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से ये मैटर समझ में आना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है फिजिक्स का एक बड़ा ही शानदार महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 कि द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को हम क्या कहते हैं। द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को आप लोगों को बताना है क्या कहा जाता है। तो यहां पूछा गया है कि आपके इसके बराबर क्या होगा, क्या वेग होगा, दाब होगा, बल होगा या उत्क्षेप होगा, है ना। तो हम लोगों को देखना है कि द्रव्यमान यानी कि m इंटू ए, और m इंटू ए होता क्या है डियर, तो ये क्या होता है, बल। अगर आप न्यूटन की गति का दूसरा नियम देखें तो वहां पर आपको समझ में आ जाएगा कि बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है। और यहाँ हम लोग इसका अगर यूनिट निकालें तो यहाँ केजी हो जाएगा,
यानी कि मास का केजी, और ए जो होता है त्वरण यह होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी कि इनवर्स। तो इस तरीके से आप लोगों को यूनिट भी बनाना आना चाहिए कि यहाँ जो बल होता है वह द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है, जो हम लोगों ने न्यूटन की गति के दूसरे नियम से यहाँ पर इस बात को समझ लिया। सही जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, फोर्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। कि द्रव्यमान और वेग का, द्रव्यमान और त्वरण का जो गुणनफल होगा वह बल होगा। अगर एग्जाम्स में आपसे यह क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या होता है, यानी कि m इंटू वी किसको कहेंगे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा संवेग यानी कि मोमेंटम। और मोमेंटम को हम p से रिप्रेजेंट करते हैं, तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू वी। तो यहाँ काफी शानदार प्रश्न है, एग्जाम में हमेशा यहाँ से प्रश्न पूछा ही जाता है। सही जवाब हमारे लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन पर जल्दी से हम लोग बढ़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इनमें से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी नहीं बदलता, आपको बताना है कि कोई ऐसी राशि, भौतिक राशि जिसे स्थान परिवर्तन करने के बाद भी इसके मान में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होता। तो आप लोगों को यहाँ पर ऑप्शन देके रखे हैं द्रव्यमान, द्रव्यमान के बाद में यहाँ पर देके रखा है वजन, और वजन के बाद में यहाँ पर देके रखा है घर्षण के कारण बल, और यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान भी देके रखा है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं कि क्या इसका सही जवाब होना है हमारे लिए। तो सबसे पहले हम लोग द्रव्यमान को समझ लेते हैं। देखिए अगर हम लोग द्रव्यमान को किसी भी स्थान पर ले जाते हैं तो द्रव्यमान होता क्या है, तो वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा, वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा, वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहा जाता है। और द्रव्यमान को हम, जो एसआई यूनिट होता है वो होता है केजी। आपको पता होना चाहिए कि किसी भी ऑब्जेक्ट को आप किसी भी स्थान पर ले जाइए, क्या उसमें वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा बदल सकती है, तो आपका जवाब होगा नहीं। वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा यहाँ पर नहीं बदलेगी, इस बात की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए। अगर हम लोग भार की बात करें, W इज इक्वल टू होता क्या है, m इंटू जी। अब आपको पता होना चाहिए जो भार होगा, भार वह प्रत्येक स्थानों पर बदलता है, प्रत्येक स्थानों पर बदल सकता है। भार का मान प्रत्येक स्थानों पर बदलता है, इस बात को आपको समझना है। और भार का फार्मूला क्या होगा, W इज इक्वल टू m इंटू जी। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है भार का, तो यह हो जाएगा न्यूटन, और इसे हम लोग कैपिटल N से डिनोट करते हैं। इस बात को आपको समझना है बहुत अच्छे तरीके से। चलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी द्रव्यमान। देखिए वजन का मान, जहां गुरुत्वाकर्षण का बल का मान कम होगा वहां वजन भी क्या हो जाता है, घट जाता है। अगर हम लोग पृथ्वी के सापेक्ष चंद्रमा पर देखें तो चंद्रमा के ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल हमसे 1/6 होता है, इसलिए वहां पर जो भार होगा व्यक्ति का वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस बात को आपको बहुत अच्छे से समझना है। तो यहाँ हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब देख लिया है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप सभी लोग नोट्स बनाते चले, ध्यान पूर्वक इन्हें लिखते चले, क्योंकि काफी शानदार क्वेश्चन है, सभी एग्जाम्स में आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी के सामने कि एक समान गति से घूर्णित सॉफ्ट के में धागे से गेंद बंधी है। सॉफ्ट के अचानक रुकने पर सॉफ्ट पर लिपटते लगता है, और गेंद का जो कोणीय वेग होगा, कोणीय वेग आप लोगों से पूछा है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी जिसे हम लोग डिनोट करते हैं ओमेगा से, ओमेगा से। अब यहां पर बोला गया, मान लीजिए एक सॉफ्ट है और इस पर एक धागा है, यहां पर एक बॉल बंधी हुई है, और ये सॉफ्ट जो है इस पर ये रस्सी घूम रही है, सर्कुलर मोशन कर रही है। तो यहाँ धीरे धीरे ये रस्सी जो है इससे लपेटती जाती है, इससे लपेट रही है, और लपेटने के बाद में धीरे धीरे जो इसका जो डिस्टेंस होगा इस बॉल का, ये कम होता चला जाता है। तो जैसे जैसे इसकी दूरी कम होगी सॉफ्ट से, वैसे वैसे इसका जो एंगुलर वेलोसिटी है उसका वैल्यू क्या होगा, आपसे यही बात पूछी है। तो देखिए इस केस में जो एंगुलर वेलोसिटी होता है वह बढ़ जाएगा, जैसे जैसे धागा लपेटता चला जाता है वैसे वैसे किसी भी वस्तु के अंदर जो कोणीय वेग का मान होता है वह क्या हो जाता है, बढ़ता रहता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा विल इंक्रीज, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब आपको देखना है कि इसका जो वैल्यू होता है वो किसके इक्वल होता है, तो थीटा अपॉन टी के इक्वल होता है, यानी कि समय और अगर हम देखें तो ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, यानी कि ओमेगा किसके इनवर्स होगा, टाइम के। तो यहाँ जो थीटा जिस एंगल से ये घूम रहा है आप लोगों को यहाँ उसका वैल्यू रख देना है। तो ओमेगा का वैल्यू क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन में टी, और यहाँ इसका आंसर भी हो जाएगा बढ़ेगा। ठीक है, तो आपको यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
धागे के एक सिरे पर बंधे पत्थर के टुकड़े को धागे के दूसरे सिरे को हाथ में पकड़कर वृत्ताकार घुमाया जाता है। अगर धागे की लंबाई व टुकड़े के वेग, इन दोनों को, धागे की लंबाई और टुकड़े के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो तनाव बल पहले की अपेक्षा क्या हो जाएगा, आपको बताना है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। एलपी का एक क्वेश्चन है जो आप लोगों के सामने यहाँ पर है, एलपी की एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए फिजिक्स का एक अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि अगर मैं किसी को भी सर्कुलर पाथ पर घुमाता हूं तो सर्कुलर पाथ पर घूमने के लिए किसी वस्तु पर जो बल कार्य करता है वो कार्य करता है mv² बाय आर। mv² बाय आर। अब मान लीजिए कि किसी मोड़ पर मुड़ते समय साइकिल सवार को केंद्र की ओर झुकना पड़ता है, तो क्योंकि केंद्र की तरफ एक बल जिसका नाम होता है अभिकेंद्री बल, यानी जिसे हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स के नाम से जानते हैं, और उस फोर्स का वैल्यू होता है mv² बाय आर। mv² बाय आर। अब हमें यहाँ पर क्या कहा गया है कि धागे की लंबाई को यानी कि उसकी रेडियस को भी हम लोगों को दो गुना करना है और टुकड़े के वेग को भी दो गुना करना है। चलिए इसको हम लोग वेग को दो गुना कर देते हैं, तो ये वेग हो जाएगा दो गुना यानी कि 2v² अपॉन 2r। तो डियर यहाँ पर हमारे पास बनेगा, जब 2v² हम लोग करेंगे यहाँ से, तो यहाँ जो वैल्यू आ जाएगा वो हो जाएगा 4v², यानी यहाँ जो वैल्यू बनेगा 4mv² बाय 2r, है ना। यहां से आप 2 से इसे सेटल कर सकते हैं 2 टाइम, तो यहाँ 2 इंटू mv² बाय r बचा। देखिए हमारे पास जो फोर्स नॉर्मल वे में लगता था, अब उस फोर्स का वैल्यू कितना हो गया, 2 टाइम हो गया, यानी कि 2 गुना हो गया। इसलिए इस प्रश्न का जो जवाब होगा वो क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बिकम डबल। देखिए मैंने आप लोगों को मैथमेटिकल फॉर्म में समझा दिया है कि अगर हम लोग उसका रेडियस बढ़ाते हैं यानी कि लंबाई बढ़ा दिया और हम लोगों ने उस टुकड़े के वेग को भी बढ़ा दिया, तो किस प्रकार यहाँ पर आप लोगों को उसके अंदर बढ़ोतरी होते हुए दिखेगी। तो आप F इज इक्वल टू mv² बाय आर से इस बात को समझ सकते हैं। तो कितना गुना हो जाएगा, 2 गुना यहाँ पर होते हुए आप लोगों को दिखेगा। चलिए 6th के लिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जब कोई वस्तु पिंड एक वृत्त के अनुअचर गति से चलती है तो क्या होगा, आपको बताना है। काफी अच्छा प्रश्न है, पूछा जा सकता है। देखिए यहाँ पर आप लोगों को पहला ऑप्शन देके रखा, उस पर कोई भी कार्य नहीं हो रहा है, नो वर्क इज बीइंग डन ऑन इट, उस पर कोई भी बल क्रियाशील नहीं है या त्वरण उत्पन्न नहीं हो रहा है, वेग सदैव एक सा रहता है। आपको सबसे पहले यह समझना है कि कोई वस्तु पिंड एक वृत्त के अनुगति से चल रहा है, अनुअचर गति से, यानी कि सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। आपको बताना है कि क्या सर्कुलर मोशन में घूमते हुए, दोस्तों ध्यान से समझना है इस प्रश्न को, क्या वृत्तीय गति करते हुए किसी भी वस्तु पर कोई कार्य किया जा रहा है। देखिए मैं आपको बताऊंगा कि फिजिक्स में जो कार्य होता है वह किसके बराबर होता है, उस पर लगाए गए बल और उसमें वस्तु में क्या होना चाहिए, उसी दिशा में विस्थापन होना चाहिए। वर्क इज इक्वल टू होता क्या है, तो कार्य बराबर होता है बल गुणा में विस्थापन। कार्य बराबर क्या हो जाता है, बल गुना विस्थापन। और ये विस्थापन किस दिशा में होगा, जिस दिशा में हम लोगों ने क्या लगाया, बल आरोपित किया। बल आरोपित किया। आपको बताना है कि अगर यहाँ कोई वस्तु है जो सर्कल में घूम रही है, यानी सर्कुलर मोशन कर रही है, तो वह एक ही दिशा को तो अनुसरण कर रही है, एक ही मार्ग का अनुसरण कर रही है। और जब किसी वस्तु के द्वारा एक ही मार्ग का अनुसरण किया जाता है तो उस पर जो किया गया कार्य होता है, यहाँ पर विस्थापन क्या हो गया, 0 हो गया, इसलिए किया गया कार्य भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आपको ध्यान से समझना है, अगर किसी वस्तु की स्थिति में किसी प्रकार का विस्थापन नहीं होता है तो फिजिक्स के अनुसार किया गया कार्य क्या होगा, 0 होगा। आपको ध्यान से समझना है। तो यहाँ उस पर कोई भी कार्य नहीं हो रहा है, इस बात की जानकारी आपको होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए बिल्कुल सही जवाब माना जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कार्य का ऐसा मात्रक जूल होता है, आपको ध्यान से समझना है। इनमें से कौन सा अशुद्ध रक्त संचार करता है, बायोलॉजी से क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया है आप लोगों के पास। तो पूछा जा रहा है कि यहाँ पर अशुद्ध रक्त का संचार कौन करेगा, फॉलोइंग सर्कुलेट इम्प्योर ब्लड। तो पल्मोनरी सीरा यहाँ पर दिया गया है, या फिर यहाँ पर एल्वुलाई दिया गया है, पल्मोनरी धमनी देके रखा है, या फिर महाधमनी भी देके रखा है, एरोटा। तो आपको बताना है कि जो अशुद्ध रक्त है, पल्मोनरी सीरा की अगर हम बात करें तो यह क्या करती है, फेफड़ों से बाएं आलिंद यानी कि कहां तक, जो हमारा लेफ्ट ऑरिकल होता है वहां तक ब्लड को, प्योर ब्लड को लेकर आता है। यहाँ जो ब्लड बहता है वह ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, यानी कि यहाँ तो शुद्ध रक्त बहता है।
यानी एकमात्र ऐसी सिरा है जो सभी सिराओं के अंदर अशुद्ध रक्त बहता है, इम्प्योर ब्लड बहेगा, या फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही फ्लो होता है। पर आपको यहाँ अपवाद में याद रखना एक नाम, पल्मोनरी सिरा, जो फेफड़ों से शुद्ध रक्त को कहां लेकर आती है, हमारे हृदय के बाएं आलिंद में, यानी कि लेफ्ट ऑरिकल। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ एल्वियोलाई की। तो एल्वियोलाई हमारे फेफड़ों का एक छोटा इकाई होता है, यानी कि कार्यात्मक इकाई, फंक्शनल यूनिट। किसका फंक्शनल यूनिट? फेफड़ों का। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर तो दोनों प्रकार के ब्लड होते हैं जो हम लोगों को देखना है, क्योंकि यहाँ पर O2 और CO2 का एक्सचेंजेशन इसी भाग पर होता है। पल्मोनरी धमनी, देखिए सभी धमनियां शुद्ध रक्त बहाती है, सभी धमनियां शुद्ध रक्त का सर्कुलेट करती है, पर एक अपवाद में आपको पल्मोनरी धमनी याद रखना है, जो अशुद्ध रक्त को हमारे हार्ट से लेकर, यानी इसका मुख्य काम होता है यह रक्त को हृदय की किस भाग से, तो हृदय के अगर हम लोग बात करेंगे तो दाहिने निलय से कहां तक ले जाती है? फेफड़ों तक। इसको प्योर करने के लिए, क्योंकि जो डीऑक्सीजनेटेड या कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है उसे यह शुद्ध करने के लिए दाएं निलय से कहां ले जाती है? हम लोग देखेंगे फेफड़ों तक। और फेफड़ों में यह O2 CO2 का एक्सचेंजेशन होने के बाद में यह पल्मोनरी सिरा के द्वारा हमारे फिर से हार्ट में आ जाता है, जिसे फिर से पूरे शरीर के अंदर सप्लाई कर दिया जाता है। महाधमनी में शुद्ध रक्त बहेगा, एक मोटी सी नली होती है जो पूरे ब्लड में, पूरी बॉडी में क्या करती है? शुद्ध रक्त को प्रवाहित करती है। सही जवाब हमारे लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पल्मोनरी धमनी अशुद्ध रक्त का संचार करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक समान गति से घूर्णित सॉफ्ट में धागे से बंधी एक गेंद, सॉफ्ट के अचानक रुकने कर धागा शिफ्ट से लिपट जाता है और गेंद का कोणीय वेग। देखिए क्वेश्चन आज की शिफ्ट में रिपीट हो चुका है। सेम क्वेश्चन में आप लोगों को प्रीवियस क्वेश्चन में करवा चुका हूं और मैंने इसका आंसर यहाँ पर बता दिया था, बढ़ जाएगा। चलिए तो यहाँ पर हमारी टेक्निकल टीम के द्वारा एक छोटी सी गलती हो गई है कि इसी क्वेश्चन को यहाँ पर रिपीट कर दिया गया है। तो दोस्तों इसका जवाब आप लोगों ने देख लिया है, इसको रिवीजन भी आप लोगों ने कर लिया है, ऑप्शन ए बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। अच्छा यहाँ पर सभी क्वेश्चंस आप लोगों को रिपीट देखने को मिल रहे हैं, तो यहाँ इसका जवाब भी हम लोगों ने देख लिया था, दोगुना हो जाएगा। चलिए और भी क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या रिपीट है क्या? जब कोई पिंड, यहाँ ये क्वेश्चन भी रिपीट होगा आप लोगों के लिए। चलिए यहाँ से क्वेश्चन जो है न्यू क्वेश्चन हमारे सामने है, इन्हें आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आप सभी के सामने है, जो बायोलॉजी का काफी शानदार प्रश्न है। देखिए यहाँ पर 2 या 3 क्वेश्चन जो है जिनका रिपीटेशन हो चुका है, तो इसको मैं ठीक कर दूंगा यहाँ पर। तो हमारे पास एक बायोलॉजी का काफी शानदार प्रश्न है कि इनमें से कौन सा अशुद्ध रक्त का संचार करती है। डियर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस भी मुझे रिपीटेड लग रहा है, मैंने अभी इसका आंसर आप लोगों को पल्मोनरी धमनी बताया है। चलिए यहाँ डायग्रामिक इसको समझ लेते हैं। ये हमारे 2 आलिंद होते हैं, ये निलय होते हैं। आलिंद में यह दाहिना भाग और ये बायां भाग। तो यहाँ दाहिने आलिंद में अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ दाहिना आलिंद होगा, ये बायां आलिंद होगा। तो यहाँ जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ निलय हो जाएगा, ट्राइकस्पिड वॉल के साथ में यहाँ पर हो जाएगा निलय, दाहिना निलय, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं राइट वेंट्रिकल। तो राइट वेंट्रिकल से जो भाग जा रहा है ये नली आप लोगों को देखने को मिल रही होगी, और यहाँ पर लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी और राइट पल्मोनरी आर्टरी। ये पल्मोनरी जो आर्टरी दिख रही है आपको, ये लंग्स को यहाँ से ब्लड को ले जाती है, क्योंकि यहाँ जो ब्लड होता है वह डीऑक्सीजनेटेड होता है। फिर से जब ये ब्लड आता है तो हमारे इस वाले जोन में आ जाता है लेफ्ट पल्मोनरी वेन। आप लोगों को देखने को मिल रही है कि ये जो शुद्ध रक्त होता है पल्मोनरी वेन के द्वारा यहाँ पर आ जाता है, बाइकस्पिड वॉल के द्वारा इसे हम क्या करेंगे, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर यहाँ से एरोटा के द्वारा, महाधमनी के द्वारा इसको अलग अलग भागों में भेज दिया जाता है। तो आज के क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन भी हमारा रिपीट हो जाएगा, पल्मोनरी धमनी। चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं अक्री गैस से। चलिए यहाँ से क्वेश्चंस थोड़े से यूनिक आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं केमिस्ट्री से, आपको ध्यान से समझना है दोस्तों, ध्यान पूर्वक देखना है। अक्री गैसें या इनर्ट गैसेस क्या होती है आपको समझना है। तो अक्री गैसें क्या होती है अगर हम लोग केमिस्ट्री में देखें तो ग्रुप नंबर या समूह नंबर 18, समूह 18 के तत्व, और समूह 18 के जितने भी तत्व होते हैं उन्हें हम लोग अक्री या फिर इनर्ट गैस के नाम से भी जानते हैं, अक्री तत्व। इसका प्रमुख कारण होता है कि ये अक्रियाशील तत्व होते हैं, अक्रियाशील होते हैं, नॉन रिएक्टिव होते हैं। नॉन रिएक्टिव क्यों होते हैं? क्योंकि इनका अष्टक ऑलरेडी पूर्ण होता है, अष्टक पूर्ण होता है, ये तत्व स्थायित्व को ग्रहण कर चुके होते हैं, यानी
ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट और गेन नहीं करते, तो सभी तत्व इनका कॉपी करते हैं, इनके जैसा बनना चाहते हैं। तो आपको केवल ध्यान से ये बात समझना है कि समूह 18 के जो तत्व होते हैं उन्हें अक्रिय तत्व के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये अक्रियाशील, अगर हम लोग देखेंगे अभिक्रियाशील नहीं होते। ऑप्शन नंबर सी पर आपकी नजर होनी चाहिए कि रासायनिक रूप से अभिक्रियाशील नहीं होते। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही जवाब हमारे लिए हो जाने वाला है। तो दोस्तों यहां हम लोगों ने केमिस्ट्री का काफी अच्छा क्वेश्चन देखा, इनर्ट गैस। अब देखिए अक्रिय गैस या फिर नोबल गैस, इन्हें हम लोग नोबल गैस भी बोल सकते हैं, नोबल गैस भी बोल सकते हैं। नोबल गैस कौन सी गैस होती है? जो सभी कंडीशन में पीवी इज इक्वल टू एनआरटी का पालन करे, इसे हम लोग कहते हैं आदर्श गैस समीकरण। इसे हम कहेंगे आदर्श गैस समीकरण। आपको ध्यान से समझना है, आदर्श गैस समीकरण पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। जो गैस सभी ताप और दाब पर इस समीकरण को फॉलो करेगी उसी को हम लोग आदर्श गैस के नाम से जानते हैं। तो समूह 18 में जितनी भी गैसेस है उन्हें हम लोग नोबल गैसेस के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों काफी शानदार प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। आज हमारे 3 या 4 क्वेश्चन जो रिपीट हो चुके हैं, तो बाय मिस्टेक यहां पर मैं इसको ठीक कर दूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 आप सभी के सामने कि तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था। तो यहां पर ये क्वेश्चन है पीरियोडिक टेबल से, यानी फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट किसके द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन देके रखे, मेयर, न्यूलैंड या फिर मेंडलीफ या फिर डोबेराइनर। तो आपको 4 ऑप्शन देके रखे। देखिए तत्वों के वर्गीकरण की बात करते हैं। तो तत्वों के अगर हम लोग वर्गीकरण को देखें तो सबसे पहले वर्गीकरण में नाम आ जाता है डोबेराइनर का। डोबेराइनर ने कौन सा नियम दिया था आप लोगों को पता होना चाहिए, ट्रायड यानी त्रिक नियम। डोबेराइनर के द्वारा त्रिक नियम प्रस्तुत किया गया। इसमें क्या किया जाता है कि 3-3 तत्वों के समूह का निर्माण किया जाता है और उसमें पहले और तीसरे तत्वों के समूह का जो परमाणु भार का औसत होता है वही दूसरे तत्व के परमाणु भार माना जाएगा। आपको ध्यान रखना है। तो डोबेराइनर ने कौन सा नियम दिया? त्रिक नियम दिया। अगला हम लोग देख लेते हैं कि जो न्यूलैंड थे, न्यूलैंड के द्वारा कौन सा नियम दिया गया था। तो न्यूलैंड के द्वारा अष्टक नियम दिया गया था। कौन सा नियम दिया गया था? अष्टक नियम दिया गया था। आपको ध्यान रखना है इन्होंने 3 तत्वों के समूह का निर्माण किया था और इन्होंने ध्यान रखना है 8 तत्वों के समूह का निर्माण किया था। 8 तत्वों के समूह का इन्होंने निर्माण किया था, इस बात की जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके बाद हम लोग अगर बात करते हैं मेंडलीफ की, तो मेंडलीफ के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इन्हें हम लोग आवर्त सारणी के जनक के नाम से भी जानते हैं। आवर्त सारणी के जनक। तो आवर्त सारणी के जनक कौन होंगे? तो मेंडलीफ होंगे, जिनकी आवर्त सारणी में कुल 63 एलिमेंट माने जाते हैं और न्यूलैंड की आवर्त सारणी में टोटल 56 एलिमेंट माने जाते हैं, यहां 63। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आधुनिक आवर्त सारणी की, तो ये आ जाएंगे हेनरी मोसले। हेनरी मोसले, इन्हें आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कहा जाता है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी के जनक इन्हें कहा जाता है। आप लोगों को मैंने 5 लेक्चर ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं पीरियोडिक टेबल को। अगर आप इन्हें बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप एक बार चैनल पर जाकर उन्हें अच्छे से विजिट करें ताकि आप लोगों को पूरा आवर्त सारणी बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो हेनरी मोसले, मेंडलीफ, न्यूलैंड और डोबेराइनर ने यहाँ पर हम लोगों ने अलग अलग नियम देख लिए। तो तत्वों का जो सबसे पहला वर्गीकरण था वो डोबेराइनर के नाम ही जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा आप सभी के लिए। तो देखिए इन्होंने त्रिक नियम दिया था, 3-3 तत्वों के समूह बनाए थे और वही अष्टक नियम अगर पूछा जाता है तो न्यूलैंड के द्वारा दिया गया यह नियम था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि इनमें से कौन सा अक्रिय गैस नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनर्ट गैस। इनर्ट गैस नहीं है आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पहला ऑप्शन देके रखा है ब्रोमीन, दूसरा ऑप्शन देके रखा है नियॉन, अगला है यहाँ पर आर्गन और एक है यहाँ पर क्रिप्टॉन। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि समूह 18 अगर अक्रिय गैस या इनर्ट गैस की बात करें हम, तो अक्रिय गैसों का जो समूह होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? समूह नंबर 18, जहां पर जिसे हम लोग शून्य समूह के नाम से भी जानते हैं। शून्य समूह यानी इनकी संयोजकता कितनी होती है? शून्य होती है, इसलिए इसे हम लोगों ने जीरो ग्रुप के नाम से भी जाना। तो यहाँ पर हम लोग अगर हम लोग देखें तो कौन कौन सी गैसेस आ जाती है, तो अक्रिय गैसों में अगर हम लोग बात करते हैं तो हीलियम, हीलियम, नियॉन, नियॉन, नियॉन के बाद में आर्गन, उसके बाद क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन।
ये गैसें आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। देखिए हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन ये ऐसे मुख्य हमारे पास में अक्रिय गैसें हैं जो समूह 18 में शामिल है। तो यहाँ आप लोगों को ऑप्शन मिला लेना है कि नियॉन, आर्गन और क्रिप्टॉन तो हमारे पास अक्रिय गैसें होगी, परंतु जो ब्रोमीन होता है वह अक्रिय गैस नहीं होती है। ब्रोमीन किस से बिलोंग करेगा? तो ब्रोमीन अगर हम लोग बात करें समूह 17 से, और समूह 17 के तत्वों को हम लोग हैलोजन एलिमेंट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये तत्व क्या करते हैं? नमक के निर्माण में सहायता करते हैं। तो समूह 17 के एलिमेंट को हम लोग हैलोजन एलिमेंट के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में हमेशा यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो अक्रिय गैसें आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ गई होगी। इसमें कौन शामिल नहीं है? ब्रोमीन शामिल इसमें नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग पढ़ लेते हैं। 16 है एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड यहाँ पर क्या होगा? कंटेन एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्या इसके अंदर क्षारीय ऑक्साइड होंगे, उदासीन ऑक्साइड होंगे, उभयधर्मी ऑक्साइड होंगे या अम्ल ऑक्साइड होंगे? तो ये सारी जानकारी आप लोगों को बताना है। तो देखिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड, यहाँ पर कुछ ऐसे कंपाउंड है जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड को हम लोग देख सकते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, या फिर जिंक ऑक्साइड की, या फिर यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं पानी H2O। डियर स्टूडेंट ध्यान से समझना है कि ये तीन कंपाउंड हमारी केमिस्ट्री में हम लोग ने पढ़ा है, हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि इन्हें हम लोग उभयधर्मी ऑक्साइड के नाम से भी जानते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड यानी इनके जो ऑक्साइड होते हैं उनकी प्रकृति अम्लीय भी हो सकती है, अम्लीय भी हो सकती है और क्षारीय भी हो सकती है। ये एसिडिक नेचर के भी हो सकते हैं और बेस नेचर के भी हो सकते हैं। इसीलिए इन्हें हम लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड के नाम से भी जान सकते हैं या उभयधर्मी ऑक्साइड के नाम से भी जान सकते हैं। तो यहां से पूछा गया कि जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है वह क्या होगा? तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक प्रकार का उभयधर्मी ऑक्साइड होगा। और इसके अलावा मैंने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में दिया है यहाँ पर जिंक ऑक्साइड और पानी। तो जिंक ऑक्साइड और पानी और एल्यूमिनियम ऑक्साइड आप लोगों को ध्यान रखना है, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड के नाम से जाने जाते हैं। इनमें दोनों के लक्षण देखने को मिलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है कि ह्यूमन बॉडी में रक्त के परिसंचरण की खोज किसके द्वारा की गई थी? आपको बताना है। मानव शरीर में रक्त परिसंचरण की खोज किसके द्वारा की गई थी? सर्कुलेशन ऑफ ब्लड का एक बहुत ही शानदार प्रश्न है और पूछा जाता है हमेशा। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है उसको किसने खोजा था? तो दो नाम हैं जो आप लोगों को यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है। एक होता है विलियम हार्वे और एक नाम आपको ब्लड से रिलेटेड याद रखना है, कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर, विलियम हार्वे और कार्ल लैंडस्टीनर। अगर हम लोग विलियम हार्वे की बात करें तो विलियम हार्वे के द्वारा रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की गई है, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की गई। और कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा रक्त समूह का निर्माण किया गया, यानी कि जो ब्लड ग्रुप हम लोग पढ़ते हैं 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप, उनका निर्माण कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा किया जाता है। तो ब्लड से रिलेटेड दोनों वैज्ञानिक काफी महत्वपूर्ण है, पूछे जा सकते हैं आने वाले पेपर में। तो विलियम हार्वे कौन होंगे? तो विलियम हार्वे रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज के लिए प्रसिद्ध वैज्ञानिक है। और कार्ल लैंडस्टीनर कौन थे? तो रक्त समूह इन्होंने निर्माण किया था एंटीजन ए बी और ओ के द्वारा। सही जवाब इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर सी हो जाना है। एडवर्ड जेनर, आपको बताना है एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। चेचक का टीका, तो चेचक के टीके की खोज किसके द्वारा की गई थी? एडवर्ड जेनर के द्वारा। अगर हम लोग जोसेफ लिस्टर की बात करें तो आपको ध्यान रखना है जोसेफ लिस्टर के द्वारा किसकी खोज की गई थी? तो आप लोगों को बताना इनके द्वारा एक प्रतिरोधी सिद्धांत दिया गया था। प्रति यानी कि एंटीसेप्टिक। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि एंटीसेप्टिक की खोज किसने की? एंटीबायोटिक की खोज होती है किसके द्वारा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। वही एंटीसेप्टिक की जो क्रीम, जो एंटीसेप्टिक क्रीम्स हम लोगों ने देखा होगा, कई बार हम लोग जैसे फंगल इफेक्ट हो जाता है तो उसका यूज करते हैं। तो एंटीसेप्टिक की जो खोज की थी वो किसने की थी? जोसेफ लिस्टर के द्वारा। और विलियम हार्वे में आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। तो यहाँ सभी जो वैज्ञानिक है काफी महत्वपूर्ण है। और विश्व का जो पहला टीका था वह चेचक का टीका एडवर्ड जेनर के द्वारा। चलिए एक बड़ा ही शानदार प्रश्न आप सभी के सामने आ रहा है। यहाँ पर एक रोग देके रखा है सूक्ष्माक्षी कोप, यानी कि इसका नाम हो जाता है जीरोफ्थैल्मिया। इसे हम लोग जीरोफ्थैल्मिया के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखना है ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, जीरोफ्थैल्मिया क्या होता है?
तो जीरोफ्थैलेमिया का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है आपको बताना है। अब आपको एक बात यहाँ पर समझ में आ गई होगी डायग्राम देखकर, इसका इमेज यहाँ पर दिया गया है कि यह एक आंखों से जुड़ा हुआ रोग होता है, आंखों से संबंधित यह रोग माना जाता है। दोस्तों एक रोग में होता क्या है, देखिए हमने कहा था कि विटामिन ए जो होता है इसी को हम लोग रेटिनॉल के नाम से जानते हैं, और रतौंधी होना इसका यानी विटामिन ए की कमी से आंखों से जुड़ी हुई समस्या पैदा होती है, उसी में से एक रोग होता है जीरोफ्थैलेमिया। एक तो होता है रतौंधी, और रतौंधी में क्या होता है कि व्यक्ति को रात्रि के समय दिखाई नहीं देता, यानी नाइट ब्लाइंडनेस भी इस रोग को हम लोग कहते हैं। वही एक रोग होता है जीरोफ्थैलेमिया, इसमें आप लोग देख सकते हो कि जो आंखें होती है उन आंखों के ऊपर हमारी जो मांसपेशियां होती है वो चढ़ना प्रारंभ कर देती है, यानी इस तरीके से आप लोग आंखों का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। तो ये जीरोफ्थैलेमिया डिसीज है, और इसमें भी व्यक्ति को रतौंधी आना और जो विजन होता है वो कम हो जाता है, तो ये सभी इसके साइड इफेक्ट माने जाते हैं। तो आपको बहुत ही शानदार प्रश्न यहाँ पर पढ़ने को मिला है कि जो जीरोफ्थैलेमिया होता है वह विटामिन ए की कमी से होने वाला एक रोग माना जाता है। तो दोस्तों क्या आप लोगों को ये बात समझ में आ गई है? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। अगला क्वेश्चन है कि टिबिया नामक जो अस्थि होती है वो कहाँ होती है? तो आपको डायग्राम भी देके रखा है, टिबिया फिबुला, ये दो हड्डियों का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा। तो आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, यहाँ पर पैर की स्ट्रक्चर देके रखी है, और इस पैर की स्ट्रक्चर में आप लोगों को समझना है कि ये टिबिया नाम की हड्डी कहाँ देखने को मिलती है, आपको बहुत अच्छे से समझना है इस बात को। चलिए हम देख लेते हैं कि जो टिबिया होती है वो कहाँ होती है, पैर में होती है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि पैर में हम लोग अगर बात करें तो यहाँ घुटनों के नीचे की जो हड्डियां होती है यहाँ हो जाती है पहली हड्डी टिबिया, और पीछे वाली जो एक पतली हड्डी दिखाई दे रही है सबसे पतली हड्डी, इसको हम लोग बोलते हैं फिबुला। तो टिबिया नामक जो हड्डी होती है हमारे पैर में होती है, इसी को हम लोग टिबिया नामक हड्डी भी बोल देते हैं। तो आप इस बात को यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये जो हड्डी आप लोगों को दिखाई दे रही है ये टिबिया नामक हड्डी ही है, टिबिया, और यहाँ पर जो ये हड्डी दिखाई दे रही है इसे हम लोग कहते हैं फिबुला नामक हड्डी। तो मैंने एक डायग्रामिक इसको समझाने का ट्राई किया है, आप लोगों को काफी अच्छे से ये समझ में आ गया होगा, टिबिया और फिबुला। और इसी के घुटनों के ऊपर जो हमारी नी बोन होती है, इस नी बोन के ऊपर पटेला के ऊपर हमारी फीमर नामक हड्डी जो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी भी मानी जाती है। आपको समझ में ये क्वेश्चन आ गया होगा। चलिए इस सेशन का अंतिम प्रश्न, इस सेशन से 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आई थिंक रिपीटेड थे, तो वो मैं कल ठीक कर दूंगा, उन क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर जो उनके रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन है मैं ले लूंगा कल। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, कान के अंदर कंपन 3 हड्डियों द्वारा प्रवर्धित होता है, जैसे बीच वाले कान में। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो वाइब्रेशन होता है इनसाइड द ईयर आर एम्पलीफाइड बाय 3 बोन्स। अब इन 3 बोन्स के नेम आप लोगों को बताना है मिडिल ईयर में। तो दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप अगर सोच रहे हो कि कान के अंदर 3 हड्डियां पाई जाती है और उनका नाम है स्टेपिस, मेलियस और इंकस, देखिए उनका जो नाम है वो है स्टेपिस, मेलियस और इंकस। तो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, यहां पर इस प्रकार के किसी भी ऑप्शन को नहीं दिया गया है। आप लोग यहां पर देख रहे हो, यहां जो ऑप्शन है वो है हैमर, एनविल और पिट। हैमर, कोकली एंड स्टिरप, ऑडिटरी बोन या फिर एनविल या फिर स्टिरप, और हैमर, एनविल और स्टिरप 3 बोन आप लोगों को देके रखा है। तो अगर आप लोग डायग्राम देख पा रहे हो तो ये हमारा ईयर ड्रम है जिसे हम लोग कान का पर्दा कहते हैं, और इसी से जुड़ी हुई होती है 3 हड्डियां। जो सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिस, हैमर को ही हम लोग क्या कहते हैं तो मेलियस के नाम से जानते हैं। और वही अगर हम लोग बात करें एनविल, तो एनविल नाम की जो बोन होगी वो इंकस होगी, और जो स्टेपिस होती है तो स्टेपिस को ही हम लोग स्टिरप के नाम से जानते हैं। तो जो हैमर, एनविल और स्टिरप ये इन्हीं के नाम है, स्टेपिस, मेलियस और इंकस के। दोस्तों काफी यूनिक क्वेश्चन है, पहली बार आप लोगों ने स्टेपिस, मेलियस और इंकस का एक नाम और सुना होगा। हम लोग अगर देखें कि स्टेपिस को हम लोग किस नाम से जानेंगे, तो स्टेपिस को हम लोग जानेंगे स्टिरप के नाम से। तो आपको एक नाम और इसका याद रख लेना है, स्टिरप के नाम से। वही अगर हम लोग मेलियस को देखें तो जो मेलियस होती है वो होती है हैमर बोन, मेलियस को ही हम लोग हैमर बोन के नाम से जानते हैं। और इंकस जो होता है उस इंकस को हम लोग एनविल के नाम से जानते हैं, एनविल जो यहाँ पर आप लोगों को दे के रखा है। तो दोस्तों ये नाम है जो कान की 3 हड्डियों के नाम, आपको जो यूनिक नेम है वो आपको पढ़ने को यहाँ पर मिलते हैं। तो आज के सेशन में हमारे कुल 17 क्वेश्चन, आई थिंक 16 या 17 क्वेश्चन ही हो पाए हैं। 3 क्वेश्चन गलती से रिपीट हो चुके थे जिनको मैं कल के सेशन में ठीक करवा दूंगा। तो दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा? अगर आप सेशन को लाइक करना और शेयर करना भूल गए हैं तो एक बार
अपना फर्ज जरूर निभाइए, सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि बहुत अच्छे सेशन अभी हमारे यहाँ पर चल रहे हैं, इनमें हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, सभी को इसका फायदा मिले। तो आज के सेशन में हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, मिलते हैं हम लोग कल के सेशन में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।